गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 5वां अध्याय, जिसका नाम है आओ खेले खेल। प्यारे बच्चों, खेल के बारे में हमने जो इस अध्याय के भाग 1 और भाग 2 हैं, जिन्हें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उनमें हमने खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की और साथ ही साथ हमने जाना था योग और योग के महत्व के बारे में, जहां हमने योग की विभिन्न अवस्थाएं यानी जो योग के आसन हैं उनके बारे में भी चर्चाएं की थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जब योग और खेल के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं आती जाती सांसों के बारे में। बच्चों, सांस लेना या सांस छोड़ना वो प्रक्रिया है जो एक सामान्य प्रक्रिया है, जो अपने आप ही होती रहती है। हमें इसका पता भी नहीं चलता कि कब सांस छोड़ रहे हैं और कब सांस ले रहे हैं। बच्चों, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं हमारी श्वसन क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे इन्हीं सांसों के बारे में कि सांसों की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, वो कौन सी अवस्थाएं या वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनको करने पर हमारी सांस तेज चलती है, और वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनको करने पर हम हमारी सांस को मध्यम गति से प्रवाहित कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अध्याय को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आती जाती सांसें। प्यारे बच्चों, खेलों में दौड़ना और कूदना पड़ता है। जब भी हम दौड़ भाग वाला कार्य करते हैं तो हमारी सांसें तेज चलने लग जाती है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एक प्यारी सी लड़की को जो थोड़ा सा दौड़ करके आई है और उसकी सांसें तेज चलने लग गई, इसीलिए वो आराम की अवस्था में खड़ी हो गई। यानी बच्चों, हमें ये पता चलता है कि खेलों में जो दौड़ भाग कूदने वाली जो प्रक्रिया होती है उसका असर हमारी सांसों पर भी पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है, इसके लिए एक हम छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लेना है। हमें बिल्कुल शांत अवस्था में बैठना है और सामान्य रूप से ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे, जैसी मध्यम गति की सांस हम लेते हैं वैसी सांस हमें लेना है। और इस अवस्था में नाक के आगे हाथ रख करके सांस को महसूस करेंगे। मतलब बच्चों, जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे सामान्य गति से, तो हमें हमारे हाथ को हमारे नाक के आगे लाना है और उन सांसों को, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसों को हमें महसूस करना है। अब इसके बाद में बच्चों क्या करना है, अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस करना है। तो देखा बच्चों, यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं। पहली, जिस स्थिति में हमें शांत बैठ करके हमारी सांस को महसूस करना है, और दूसरी स्थिति है जिसमें हमें 10 से 12 बार जंप करना है यानी कूदना है, और उसके बाद में हमें सांस को महसूस करना है। तो बच्चों, जैसा यहाँ देख पा रहे हैं ना बच्चों को, ये भी अब कूद के और अपनी सांस को महसूस करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने ये एक्टिविटी की ना, सामान्य गति वाली भी और कूद करके अपनी सांस को महसूस करने वाली एक्टिविटी भी हमने की है। तो देखते हैं इससे हमें क्या क्या पता चलता है या क्या क्या हमने महसूस किया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये बताना है किस स्थिति में सांस गर्म लगी। मतलब पहली वाली स्थिति जब हम सामान्य गति से सांस ले रहे थे तब, या फिर दूसरी वाली स्थिति जिसमें हमने 10-12 बार कूद करके अपनी सांस को महसूस किया था। दोनों में से किस स्थिति में आपको अपनी सांस गरम लगी, कि आपको ऐसा लगा हो कि मेरे नाक से तो गरम गरम सांसें आ रही हैं यानी गरम गरम हवाएं बाहर आ रही हैं, या फिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें आपको अपनी सांसें कैसी लगी हों, ठंडी लगी हो। तो यहाँ बच्चों ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है, और उसके बाद में जो आपके अनुभव होंगे कि भाई मुझे तो जब मैं कूद रहा था तब मेरी सांसें गर्म लगी, और जब मैं सामान्य गति से सांस ले रहा था तो मुझे मेरी सांसें ठंडी लगी। जो भी आपने अनुभव करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं और अगली एक्टिविटी क्या है। कांच के एक खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी हम
कांच या दर्पण के सहारे खड़े होते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, तो हम मुंह से जब उस पर फूंक मारते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देता है, करके देखना और पता करना कि क्या परिवर्तन होता है। ऐसा ही आपको क्या करना है, एक खाली कांच का ग्लास लेना है और उसके अंदर भी 4-5 बार फूंक मारनी है। फिर आपको देखना है कि जो ग्लास है उस पर हमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो बच्चों, जहाँ तक मैंने पता किया तो मुझे पता है, क्या पता चला कि गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि सामने जो ग्लास है या फिर जो दर्पण है उस पर धुंधलापन आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया हो। और बच्चों, ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारी सांसों में नमी होती है और जो ठंडी सतह पर जम जाती है। देखो बच्चों, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इन आती जाती सांसों के मध्य नमी होती है, यानी ये सांसें नमी से युक्त होती हैं। जब हम किसी सतह पर, जैसे वो दर्पण होगा या फिर कांच का खाली गिलास होगा, उसमें जब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं या फूंक मारने की प्रक्रिया करते हैं तो जो हमारी नमी है सांसों वाली, वो उस सतह पर ठंडी होकर के जम जाती है। और इसी कारण से बच्चों, जो दर्पण है या कांच का ग्लास है वो हमें धुंधलापन से युक्त दिखाई देता है। तो देखा आपने, हमारी सांसों के अंदर नमी पाई जाती है, सांसों के अंदर गर्म और ठंडेपन का अनुभव भी होता है। साथ ही साथ हमने अब तक ये भी पता कर लिया कि आती जाती सांसों में सामान्य गति से सांस लेने पर और खेल कूद करके जब सांस लेते हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है, गति होती है, सांस लेने की जो गति होती है, उसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं हमारी आती जाती सांसों के बारे में। पर बच्चों, आपको पता है जो हमारी फूंक है वो भी हमारे लिए कई सारे काम करती है। फूंक मारते हैं ना मुंह से, मुंह को राउंड सा बना करके हवा को बाहर छोड़ना, ये फूंक मारना होता है। ये फूंक मारना हमारे कई सारे काम करता है। देखो कैसे होता है, यहाँ देख पा रहे हैं एक बच्चे को जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, दिख रहा है ना सभी को, इसका जन्मदिन है और ये केक पर लगी हुई मोमबत्तियों को अपनी फूंक की सहायता से बुझा रहा है। तो बच्चों, जो फूंक है वो हमारी क्या क्या काम करती है, हमारे किन किन कामों को आसान करती है, चलो उनके बारे में पता करते हैं। तो देखो बच्चों, सोचिए और बताइए में क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझाया जा रहा था, परंतु यहाँ हमसे पूछा है क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? तो बच्चों, आपने देखा होगा अंगीठी में जो चिंगारियाँ होती हैं, जलते हुए धधकते हुए कोयले होते हैं, जब उन्हें फूंक मारी जाती है तो वो जल उठते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं हाँ, फूंक से आग जलाई जा सकती है। और आगे देखिए बच्चों, क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? तो देखा था ना हमने अभी प्यारे से बच्चे को जिसने जलती हुई मोमबत्तियों को अपनी फूंक के द्वारा बुझा दिया था। तो हम कह सकते हैं हाँ, फूंक से आग बुझाई जा सकती है। अब देखो बच्चों, और ये जो फूंक है वो हमारे क्या क्या काम आ सकती है? तो देखो यहाँ हमसे पूछा है कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्रों के बारे में आपने देखा होगा ना, कई सारे वाद्य यंत्र देखे होंगे, जैसे अलगोजा, ढोलक, बांसुरी, देखा है ना, ये सब वाद्य यंत्र हैं बच्चों। तो हमें यहाँ ये बताना है कि वो कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनको हम फूंक मार करके बजा सकते हैं। तो देखो बच्चों, बांसुरी, शंख, अलगोजा, पूंगी, सींगी तथा शहनाई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक मार करके बजाया जाता है। तो बच्चों, ये सारे वाद्य यंत्र आप जानते तो हैं ना। देखो, हमने बांसुरी देखी है ना, कान्हा जी की मुरली सबने देखी होगी। शंख जो मंदिरों में आप लोग देख पाते हैं ना, जब संध्या आरती होती है उस समय शंख को बजाया जाता है। उसके बाद में बच्चों, अलगोजा, ये राजस्थान में बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है जिसे फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। पूंगी देखिए, जिस पर बीन या पूंगी, जिस पर सांप नृत्य करता है, आपने देखी होगी ना, सपेरे के पास में पूंगी होती है जिसे वो अपने मुंह से फूंक मार करके बजाता है। ऐसे ही बच्चों, सींगी, जिसका निर्माण मृत जानवर के सींग से किया जाता है, इसमें भी
फूंक के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और शहनाई तो हम देखते हैं जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो घर द्वार पर शहनाई बजाई जाती है। तो बच्चों ये सारे वो वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक मार करके बजाया जाता है। और बच्चों अब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे प्रयोग करके देखते हैं जिनसे हमें पता चले कि हमारी फूंक में कितनी ताकत है, या ये जो फूंक है वो हमारे क्या क्या काम कर सकती है। तो चलो बच्चों करके सीखते हैं। प्रयोग 1, हमें एक प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है बच्चों? देखो, एक धागे की खाली गिट्टी या रील देखी है ना, और जिन्होंने नहीं देखी, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो यहाँ देख सकते हैं जिस पर धागा लिपटा हुआ होता है, कागज़ की गिट्टी, वो वाली खाली गिट्टी लेकर के उसका एक छोर कागज़ चिपका करके बंद कर देंगे। इसका बच्चों दोनों तरफ से ये आर पार खाली खोखली होती है, तो हमें क्या करना है, इसके एक छोर को कागज़ लगा करके, कागज़ को चिपका करके एक छोर को बंद कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कर देंगे। जिस तरफ हमने कागज लगाया है उस सिरे के पास में एक छोटा सा छेद भी कर देंगे। उसके बाद में देखो बच्चों, छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले सिरे को मुंह में रखकर फूंक मारेंगे। बच्चों सरकंडे की गोली यहाँ हम देख पा रहे हैं, मरुस्थल में पाए जाने वाला एक पौधा सरकंडे का पौधा होता है, जिसमें गोली यानी कि बीज, गोल मटोल से बीज भी लगते हैं। यहाँ देख पा रहे हो ना आप, इसका एक बीज या गोली लेकर के हमने जो छेद बनाया है उस पर उस गोली को रख देंगे, और जो खुला हुआ मुंह है उससे हम हमारे मुंह में लेकर के फूंक मारेंगे। अब हमें देखना है कि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो कितना आसान सा प्रयोग है, और इसमें हमें कोई ज़्यादा सहायक सामग्री भी नहीं चाहिए, क्योंकि धागे की खाली गिट्टी तो हमारे घरों में आसानी से मिल सकती है, और सरकंडे की गोली भी हमें मिल सकती है। अगर सरकंडे की गोली उपलब्ध नहीं है तो कोई हल्की सी कागज़ की गोली भी हम बना सकते हैं। तो देखेंगे इस प्रयोग को करके कि उसके बाद में हमें क्या महसूस होता है। तो बच्चों, जब मैंने ये प्रयोग किया था तो मैंने देखा जो सरकंडे की गोली है वो हवा में ऊपर उछलती है अपनी जगह से। जैसे मैंने फूंक मारी वो अपनी जगह से उछलने लग जाती है। तो आप भी ये प्रयोग करके देखना कि हमारी एक फूंक मारने से सरकंडे की जो दिशा और स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन हो जाता है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हम प्रयोग 2। हमने पहला प्रयोग किया सरकंडे की गोली और खाली धागे की खाली गिट्टी के साथ में। अब हमें दूसरा प्रयोग क्या करना है, देखो, शांत बैठ कर के सांस लेनी है। घड़ी में देखना है कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले पाते हैं। बच्चों शांत बैठना है, जैसा हमने सीखा था ना, पद्मासन की मुद्रा में बैठना है शांत, ध्यान लगाते हुए, और घड़ी की तरफ ध्यान दे करके ये देखना है कि 1 मिनट में हम कितनी सांस ले पाते हैं। फिर यही क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों के साथ भी करनी है, और हमें एक सारणी बना लेनी है कि मोहित ने 1 मिनट में 7 बार सांस ली, रोहित ने 1 मिनट में 15 बार सांस ली। इस प्रकार से हम कक्षा के सभी छात्रों के साथ मिलकर के इस क्रिया को, इस प्रयोग को करेंगे और उसकी एक सारणी भी तैयार करेंगे बच्चों। इसके अलावा देखिए, फिर हमें क्या करना है, अपने विद्यालय के मैदान में दौड़ करके 2-3 चक्कर लगाने हैं। हमने बच्चों शांत बैठ करके तो अपनी सांसों की गिनती कर ली कि भाई हम 1 मिनट में इतनी सांस ले पा रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, विद्यालय के मैदान में दौड़ करके 2-3 चक्कर लगाने हैं, और फिर बैठ करके 1 मिनट में हमारी सांसों की फिर से काउंटिंग करनी है कि अब की बार हमने 1 मिनट में कितनी सांसें लेनी है, मतलब हमने कितनी सांसें ली हैं, ये भी हमें चेक करना है। तो देखो बच्चों, हम क्या फ़र्क महसूस करेंगे कि सांसें कम हुई हैं कि ज़्यादा हुई हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति दौड़ करके आता है, खेल करके आता है, कूद करके आता है, तो उसके सांसों की गति तेज हो जाती है। जहां सामान्य अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस ले पाता है, वहीं दौड़कर या भागकर या खेलकर आने वाला व्यक्ति की जो सांसें वो तेज गति से चलती हैं, जिसके कारण जो सांसों की संख्या है प्रति मिनट के हिसाब से वो बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ ये महसूस किया कि जो सांसों की गति है
वो बढ़ जाएगी और सांसों की रिपीटेशन मतलब बारंबारता भी बढ़ जाएगी। जहां 1 मिनट में सामान्य गति से 10 से 15 या 15 से 20 सांसें ली जा रही थी, वहीं हम देखेंगे जब चक्कर लगा करके वापस आकर के सांसों को काउंट किया गया तो उनकी संख्या 15 से 20 से बढ़कर के 30 से ज़्यादा भी हो जाती है। तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं ना, हमारी सांसें कम हुई या ज़्यादा, हमारे सांसों की गति ज़्यादा हुई या कम हुई, बताओ, सोचो। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हमारे सांसों की गति ज़्यादा हो जाएगी, यानी सांसों की गति बढ़ जाएगी। हमने किया बच्चों प्रयोग संख्या 2। अब हम करने वाले हैं प्रयोग संख्या 3। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इस प्रयोग में पहले बच्चों कुछ जानकारियां लेते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तेज गति से चलने, दौड़ने, खेलने आदि में हमारी सांसें तेज चलती हैं। और इस बात को जानने के लिए हमने पिछला यानी प्रयोग संख्या 2 करके देख लिया था। सामान्य गति से सांसों को काउंट किया हमने, और फिर हम जब दौड़ करके आए तो भी हमने हमारी सांसों को काउंट किया, और हम ये जान पाए थे कि तेज गति से चलने, दौड़ने, खेलने जैसी क्रियाएं करने के बाद में जो हमारी सांसें हैं वो तेज गति से चलने लग जाती हैं। और देखिए बच्चों, अब प्रयोग संख्या 3 में हम क्या करने वाले हैं, फीता लेकर अपना सीना नापिए। मतलब बच्चों हमें जो मेजरमेंट नापने वाला फीता होता है उसकी सहायता से अपने सीने की चौड़ाई को नापना है कि भाई मेरा सीना कितना चौड़ा है। उसके बाद में अब जोर से सांस अंदर खींच करके अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। यानी बच्चों यहाँ 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में हम सामान्य रूप से खड़े होंगे और हमारा सीना खुद नापेंगे, या साथी को बोल के भी नपा सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें जोर से अंदर सांस भरनी है, जैसे लंबी सांस लेकर के, और हमारे जो साथी हैं उनको बोलेंगे भाई आप अब हमारा सीना नापिए। तो इसमें क्या होगा, इसी तरह हमें कक्षा के जो अन्य साथियों के भी सीने की इसी तरह नाप कर देखना है। मतलब हमें पूरी कक्षा में इस एक्टिविटी को करना है। भाई हमने रोहित का सीना नापा सामान्य दशा में, फिर उसने जब सांस अंदर ली तो उसका सीना नाप करके देखा। बच्चों जब हम ये प्रयोग करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे ही हम अंदर सांस खींचते हैं तो हमारे सीने का जो साइज है वो बढ़ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। इससे बच्चों ये कह सकते हैं ना हम कि सांस को अंदर खींचकर भरने से हमारा सीना फूल जाता है, यानी कि सांसों की जो वायु है वो अंदर स्थान घेरती है, और इसको ग्रहण करने से जो हमारे फेफड़े हैं उनके आकार में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों हमने यहाँ किया प्रयोग संख्या 3। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो आगे हमें क्या करना है, देखो लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर के गाइए। बच्चों कक्षा में ये एक्टिविटी करनी है, सब बच्चे मिलकर के, तैयार है ना, सब बच्चे मिलकर के मेरे साथ इन पंक्तियों को लय के साथ हम लोग गाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। बच्चों इन पंक्तियों में हमें खेल और खेल की भावना को समझाया गया है। कैसे, तो देखें इन पंक्तियों का अर्थ। तो देखो जैसे कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, जो खेल हैं वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर को सुंदर बनाते हैं और हमारी जो कमजोरियां हैं उनको दूर भगाते हैं। क्योंकि बच्चों खेलों से हमारे शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। उसके बाद में देखो खेल खेलने से कई सारे कौशल हम में विकसित होते हैं। तो बच्चों जो खेल हैं वो हमारे अंदर कई सारे कौशलों का विकास भी करते हैं। साथ ही साथ देखो रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल, जो बच्चों ये खेल हैं वो आपस में रंग नस्ल का भेद मिटा देते हैं। मतलब बच्चों जब भी हम खेल खेलते हैं तो ना हम किसी की जाति पूछते हैं, ना किसी का धर्म पूछते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं। यानी बच्चों खेल
खेलते वक्त जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर आपस में किसी भी प्रकार का रंग आधारित, नस्ल आधारित भेदभाव नहीं होता और सब मिलजुल करके खेल की भावना के साथ में अपने खेल का आनंद लेते हैं। तो देखा बच्चों, ये प्यारी सी पंक्तियाँ हमें कितना बड़ा संदेश देती हैं। बच्चों, हमने इसको प्यार से कितने लहसे कक्षा में मिल करके गाया है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन खेल प्रतिभाओं के बारे में जिन्होंने हमारे राष्ट्र का गौरव अपने राष्ट्र में ही नहीं अपितु विश्व में भी बढ़ाया है। तो देखो बच्चों, प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है। तो बच्चों, खेल प्रतिभाओं के बारे में हम जानने वाले हैं। ये वे खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से हमारे देश को गौरवान्वित किया है। तो सबसे पहले बच्चों, हम यहाँ देख पा रहे हैं एक प्यारी सी इमेज भक्ति शर्मा की। दिख रही है ना सभी को? भक्ति शर्मा ने बच्चों तैराकी में, मतलब तैराकी जानते हो ना, स्विमिंग, तैराकी में अपने देश के गौरव को बढ़ाया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं तैराकी में भक्ति शर्मा की इमेज को। दिख रही है ना सभी को? अब बच्चों, अगली प्रतिभा है हमारी तीरंदाजी में लिम्बाराम। तीरंदाजी मतलब तीर और कमान की सहायता से निशाना साधने का खेल तीरंदाजी कहलाता है, जिसमें कि लिम्बाराम ने अपना नाम रोशन किया, साथ ही साथ हमारे देश का गौरव भी बढ़ाया है। तो बच्चों, तीरंदाजी में लिम्बाराम। इसके बाद में बच्चों हम मिलने वाले हैं मैरी कॉम से। मैरी कॉम जिन्होंने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं मैरी कॉम की इमेज को। और अगली हमारी प्रतिभा है बच्चों सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन किया और आज भी इनको क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है। तो देखा बच्चों, ये कितनी सारी खेल प्रतिभाएं हैं जिनके कारण, जिनकी उपलब्धियों के कारण आज भी हमारा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है। बच्चों, हमने आज के अध्याय से कितना कुछ सीखा। हमने योग के बारे में चर्चा की, हमने ये जाना कि खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना कि जो हमारी फूंक है वो हमारे कितने सारे काम करती है। तो चलो एक बार देखते हैं कि आज के इस अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। तो देखो बच्चों, हमने सीखा खेल आउटडोर व इंडोर दो प्रकार के होते हैं। आउटडोर कौन से वाले, जो खेल के मैदान में खेले जाएंगे, और इंडोर कौन से वाले, जिन्हें हम हमारे घर के अंदर बंद कमरे में भी खेल सकते हैं। इसके अलावा हमने ये जानकारी प्राप्त की कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। प्रतिभाओं में या प्रतियोगिताओं में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपस में द्वेषतापूर्ण वातावरण का निर्माण ना हो। खेल केवल मनोरंजन के लिए खेले जाएं और आपसी सहयोग करते हुए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए खेल हमेशा खेल की भावना से ही खेले जाने चाहिए। बच्चों, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इस बात को भी आज के इस अध्याय से हम जान सकें। साथ ही साथ हमने ये जाना कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और जो फूंक है उससे हम कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे आग जलाना, आग बुझाना, लंबी लंबी सांसें लेना या फिर वाद्य यंत्रों को बजाना। ये सब अनेक सारे काम हैं जो हम फूंक के माध्यम से कर पा रहे थे। तो बच्चों, अब तक के अध्याय से जितना हमने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। जाना समझा अब बताइए में। देखो बच्चों, इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले 5-5 खेलों के नाम लिखिए। मतलब बच्चों, हमें यहाँ उन 5-5 खेलों के नाम बताने हैं जो इंडोर खेले जाते हैं या फिर आउटडोर खेले जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। शतरंज, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कैरम तथा सांप सीढ़ी आदि इंडोर खेल हैं, यानी ये वो खेल हैं जिन्हें हम बंद जगह में खेल सकते हैं। और बच्चों, इसके अलावा देखिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लंबी कूद तथा दौड़ वो खेल हैं जिन्हें हम आउटडोर खेल सकते हैं, यानी घर के बाहर मैदान में खेले जाने वाले ये खेल हैं। तो इस हिसाब से बच्चों हमें 5 इंडोर खेलों के नाम लिखने और 5 आउटडोर खेलों के नाम लिखने। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है
आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। मतलब बच्चों, जब भी गांवों में मेले लगते हैं तो कई तरह के कर्तव्य, व्यायाम, क्रीड़ाएं, खेल आयोजन किए जाते हैं। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में पूछा है कि आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायामों के बारे में लिखिए। तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारे गांव के मेलों में कुश्ती, दौड़, लंबी कूद तथा ऊंची कूद आदि व्यायाम करवाए जाते हैं। यानी ये वो शारीरिक क्रियाएं हैं, वो शारीरिक खेल हैं जिनका आयोजन हमारे गांव के मेलों में किया जाता है। फिर बच्चों, इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। और बच्चों, जब हमने योग के बारे में जाना था तो हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी कि योग हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो, योग से शरीर स्वस्थ रहता है तथा योग शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। यानी बच्चों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने तथा हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास करने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। तो देखा कितनी आसानी से हमने कितने सारे प्रश्नों को हल कर दिया। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। हमने जाने थे ना कई सारे प्रयोग करके कि फूंक से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो उन्हीं कार्यों के बारे में इस प्रश्न में हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने सीखा, फूंक से वाद्य यंत्रों को बजाने के अतिरिक्त हम फूंक से आग जलाते हैं, आग बुझाते हैं, फूंक से हम गर्म वस्तुओं को ठंडा करते हैं। जैसे गरम गरम चाय या दूध होता है तो हम फूंक मार मार के उसे पीते हैं ताकि वो हमें गर्म ना लगे। यानी हम कह सकते हैं ना, फूंक से गर्म वस्तुओं को ठंडा करते हैं। और बच्चों, गुब्बारे फुलाते हैं। ये सब वो कार्य हैं जो हम किसकी सहायता से कर पाते हैं? हमारी फूंक की सहायता से। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें उचित शब्द का भराव करते हुए हमें वाक्य का निर्माण करना है। जैसे देखो, तैराकी में तथा क्रिकेट में खालिस्तान नाम प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने जब खेल की प्रतिभाओं के बारे में जाना था तो हमने ये जाना था कि तैराकी में कौन, यहाँ हम लिखेंगे भक्ति शर्मा, तथा क्रिकेट में कौन, हमने देखा था ना, सचिन तेंदुलकर। यानी बच्चों, हम ये कह पा रहे हैं कि तैराकी में भक्ति शर्मा और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम प्रसिद्ध है। तो देखा हमने कितनी आसानी से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस वाक्य को निर्मित कर दिया। बच्चों, अध्याय को हमने गहनता से समझा। हमने अध्याय के बारे में ये भी जानकारी प्राप्त की कि आज के अध्याय से हमने क्या क्या सीखा है। हमने कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल भी किया। तो चलो अब देखते हैं हम आज की हमारी शिक्षा। और हमारी शिक्षा है, खेलो खेल करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। यानी बच्चों, खेल खेलने चाहिए, हमेशा योग करना चाहिए। ये वो तरीके हैं जिनसे हम निरोग मतलब बिना रोग के, यानी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये वो हैं जिनसे हम स्वस्थ और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसलिए बच्चों, हम सब मिलकर के प्रण करते हैं कि हम भी नियमित योग का अभ्यास करेंगे और एक उचित टाइम टेबल के अनुसार ही खेल भी खेलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे दिन खेल ही खेलना है, हमें पढ़ाई भी करनी है और हमारे खेलों का आनंद भी लेना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।